संयुक्त राष्ट्र संघ, आज इसका पार्ट 2 देख लेते हैं। सुरक्षा परिषद तक देखा था, है ना। सुरक्षा परिषद का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें नए सदस्य के प्रवेश के लिए क्या अर्हता है, उसका क्या प्रावधान है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का जो चार्टर है वो क्या कहता है, इस पर हम लोगों ने लास्ट में बात की थी, है ना। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का चार्टर 2 बात कहता है कि जो नए सदस्य का प्रवेश होगा उसके लिए पहले तो जो जनरल असेंबली है, महासभा के जरिए 2/3 सदस्यों का बहुमत चाहिए। और दूसरा क्या है, सुरक्षा परिषद के जितने भी परमानेंट मेंबर है, 5 देश, सब कौन कौन है आप सबको पता है, यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके और चाइना, ये 5 देश को स्वीकृति देनी होगी, तभी नए सदस्य का प्रवेश होगा। आखिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता क्या है, यहां से प्रश्न बन सकता है बच्चों, ध्यान रखना। नए कॉन्टेक्स्ट में अगर एजेंसी से सवाल बनाएगा तो इधर सवाल बन सकता है। पहला तो हमने देखा कि सभी महादेशों का उचित व तार्किक प्रतिनिधित्व नहीं है। यूरोप से ओवर रिप्रेजेंटेशन है, जबकि लैटिन अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका से रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं। स्थायी सदस्य को प्रदान किया गया वीटो, विशेषाधिकार शक्ति का दुरुपयोग होता रहा है। ये सभी अपने भू राजनीतिक लाभ के लिए, अपने सामरिक हितों के लिए लोग क्या करते रहे, बार बार वीटो करके अंतरराष्ट्रीय मंच पर बहुत सारे संवेदनशील मुद्दे, बहुत सारे जरूरी मुद्दों पर चर्चा ही नहीं होने देते, है ना। तो ये सब, चलिए जो लोग जुड़े, अचिंतराज खान, मिस्टर सुधा वर्मा, सुमित दीक्षा, चलिए सबका स्वागत है। और हमने कल चर्चा की कि भैया सुरक्षा परिषद के प्रावधान 1945 के आसपास बनाए गए। वर्तमान विश्व व्यवस्था में बहुत बदलाव आ गया है ना। शक्ति संतुलन की राजनीति एक नए स्वरूप में है, दुनिया में बहुत नई नई शक्तियों का अभ्युदय हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जो भू राजनीतिक गतिविधियां हैं या शक्ति संतुलन की दृष्टि से भी विश्व राजनीति में बदलाव आया है। और ऐसी स्थिति में नए सदस्य का अगर प्रवेश नहीं कर पाएंगे तो उससे समस्या होगी, क्योंकि सुरक्षा परिषद क्या है, अलोकतांत्रिक है, सभी महादेशों का प्रतिनिधित्व नहीं है। सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के अतिरिक्त नए सदस्यों के प्रवेश को रोकने हेतु जानबूझकर तकनीकी जटिलता, जैसे आपने देखा 2/3 महासभा, है ना। उसके बाद क्या कहा गया कि 5 सदस्य देश अगर स्वीकृति दे, काहे का जब महासभा ने 2/3 सदस्यता से अगर सुरक्षा परिषद के लिए चुन लिया हो स्थायी मेंबर, तो फिर क्यों ऐसा रहा है। चलिए, वीटो पावर के स्थायी रूप से निलंबित किया जाना, क्योंकि इसका इतना दुरुपयोग हुआ है कि वीटो शक्ति को ही हटा देने की आवश्यकता है ना। चलिए आगे देखते हैं कि स्थायी सदस्यों के लिए चार्टर का प्रावधान हो गया चर्चा। P5 द्वारा नए सदस्य के प्रवेश को अनुमति और 2/3 बहुमत द्वारा नए सदस्य के देशों का के प्रस्ताव का अनुमोदन या स्वीकृति किसके जरिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली, महासभा या सामान्य सभा के जरिए, है ना। चलते हैं अब थोड़ा सा देखते हैं भारत के समर्थन में तर्क, है ना। जैसे भारत जो सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत है, तो भारत का क्या दावा है, इंडिया का क्या क्लेम है कि उसे क्यों मिलना चाहिए। तो दावे के समर्थन में कुछ तर्क देख लेते हैं और भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के मार्ग में क्या बाधाएं हैं, क्या अवरोध है, उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो ज्यादातर भारत के हित के कॉन्टेक्स्ट में ही सवाल बनता है। तो ऑब्वियसली तो पहला एक हेडिंग बना लीजिए आप लोग कि सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के समर्थन में तर्क या भारत का दावा, क्लेम क्या क्या है अस्थायी सदस्यता के लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा, है ना। जितने सवाल लास्ट में चांदनी अंतिम क्लास में भी अब तक एक ही बात बतानी पड़ेगी कि अगर आपको लगता है कि आप मैप बनाने में सक्षम है, छोटा है, तो बना सकते हैं। अब कोई सवाल लास्ट में, जैसे भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, 145 करोड़ से अधिक हमारी आबादी है, लगभग विश्व की आबादी का 17-18% के बीच में हमारे आबादी है। तो अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल नहीं करोगे तो ऐसी स्थिति में यह भारत के साथ अन्याय होगा। तो पहला क्या है कि भारत जनसंख्या संरचना के आधार पर भारत पूरी दुनिया के स्तर पर लगभग हर 5वां में से एक व्यक्ति भारतीय है। ऐसी स्थिति में भारत जैसे एक लोकतांत्रिक इतने बड़े देश को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो पहला दावा भारत का ये। दूसरा, भारत एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र रहा है। आज तक भारत ने कभी भी परमाणु शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है और न ही परमाणु हमले के का जो है वह उसकी धमकी भी दी है। देख लो पाकिस्तान, अब तक 50 बार पाकिस्तान ने भारत पर परमाणु हमले की, हमें गिदर धमकी दी है, धमकियां देती रही। वहां पर और कुछ नहीं हो तो भारत के खिलाफ नाभिकीय युद्ध हो सकता है। लेकिन भारत सोचिए एक जिम्मेदार राष्ट्र है और भारत ने कभी भी अपनी परमाणु शक्ति के प्रयोग को लेकर कोई बात नहीं कही है ना, कि हम परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगे, हमला करेंगे पहले, ये बात भारत ने कभी नहीं कही है। तो भारत एक शक्ति संपन्न राष्ट्र होने के बावजूद भारत ने कभी भी परमाणु शक्ति का न तो दुरुपयोग किया है, न तो भारत का नाभिकीय प्रसार में अब तक कोई इतिहास रहा है। पाकिस्तान विवाद के दायरे में सदैव रहा है ना। आप देखें तो नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान, इन सब को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु और प्रसार को लेकर इल्जाम लगते रहे। लेकिन भारत के विरुद्ध आज तक कभी ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगा कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर परमाणु प्रसार को लेकर कोई गतिविधि की है या किसी भी अन्य राष्ट्र की मदद की है ना। नहीं पढ़ा है फौजिया, मुझे पता है क्या पढ़ा रहे हैं क्या नहीं पढ़ा रहे हैं, यहां से देखो, है ना। हमें ही नहीं पता होगा कि क्या पढ़ा रहे हैं। कल जो हमने पढ़ाया था 5 मिनट बैक जाओगे तभी तो समझोगे, कंटिन्यूटी बनेगी, है ना। तो भारत का दावा क्या है, भारत का तर्क क्या है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए, वो हम लोग देख रहे हैं। तो भारत एक जिम्मेदार देश है, भारत एक लोकतांत्रिक बड़ा देश है, जनसंख्या की आबादी बहुत अधिक है हमारे यहाँ, उसके बावजूद भी भारत ने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। दूसरा, भारत जो है वह साउथ जो कॉपरेशन है, दक्षिण दक्षिण सहयोग का नेतृत्व करता देश रहा है। भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर गुटनिरपेक्षता जैसी विचारधारा को लाने में सक्रिय भूमिका निभाई। आप अगर देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पीस कीपिंग फोर्स है, जो शांति को बहाल करने वाले सैनिक है, उसमें से सर्वाधिक सैनिक भेजे जाने वाले देश के रूप में भारत रहा है। लगभग 2,90,000 से अधिक भारतीय शांति रक्षक जो है वो संयुक्त राष्ट्र के मिशन पर अब तक गए। लगभग 50 से अधिक मिशन में भारतीय सेना जो है उसकी उसमें भूमिका रही। यहां तक कि भारत जो है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना के लिए प्रशिक्षण प्रदान करता है। 2007 में भारत ने अपनी महिलाओं को भी शांति रक्षक दल में शामिल किया है। तो आप सोचिए दुनिया में सर्वाधिक कैजुअलिटी अगर हम देखें तो 180 से अधिक भारतीय जो है वो शांति मिशन में मारे गए। तो सोचिए कि भारत जैसा देश जिसने 2,90,000 से अधिक हमारे जवान संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक दल में रहे,
तो भारत ने दुनिया में पीस कीपिंग फोर्स के रूप में शांति को बहाल करने में अपनी सेना के जरिए समर्थन दिया है। दूसरा सबसे बड़ी बात जो है कि एशिया का रिप्रेजेंटेशन इनएप्रोप्रिएट है। एशिया सबसे बड़ा महादेश है, ऐसी स्थिति में एशिया से मात्र चाइना, माना कि यूरोप और एशिया दोनों का पार्ट है रूस, लेकिन अधिकतर एशिया में हम उसको ऐसे सैद्धांतिक रूप में शामिल नहीं करते। तो एशिया से रिप्रेजेंटेशन कम है। अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है, निकट भविष्य में हो सकता है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए। इसके अलावा आप देखिए कि भारत चाहे दक्षिण एशियाई देशों के साथ बेहतर संबंध हो, चाहे आसियान देशों के साथ हो, चाहे मध्य पूर्व के देशों के साथ हो, चाहे लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, भारत दुनिया के अधिकांश देशों के साथ भारत का सदैव मित्रवत संबंध रहा है। तो भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर छवि है वह सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए उसे एक प्रबल दावेदार के रूप में रखती है। पहले यह भी था कि जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य होंगे वह कहीं ना कहीं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का खर्च भी उन्हें अधिक वहन करना होगा। तो पहले जब हमारी अर्थव्यवस्था कमजोर थी तो वैसी स्थिति में हम रक्षा बजट हमारा कम हुआ करता था, वैसी स्थिति में हम जो है वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुरक्षा परिषद के सैन्य अभियान का खर्च वहन करने में अधिक सक्षम नहीं थे। लेकिन भारत वर्तमान की परिस्थितियों में आप देखें तो भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा परिषद के सैन्य खर्च का भी बड़ा भाग उठा सकता है। तो ये सब तर्क आपको समर्थन में भारत के क्या दावे हैं ये हमारे लिए, आप देखिए कि हमने लगभग जो है हम $4 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास पहुंच चुके हैं। तो भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भविष्य में हो सकता है कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो भारत के दावों को लेकर प्रश्न बना सकता है। जैसे देखो प्रश्न क्या बनेगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मार्ग में भारत के लिए क्या क्या दावा है, भारत के एक मार्ग में क्या बाधाएं, और भारत को क्यों सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए अथवा नहीं, इसके समर्थन में आप तर्क दें, इसकी समीक्षा करें, ऐसे प्रश्न आपको दिख जाएंगे, है ना। तो आप सोचिए कि एक तो 1945 से लेकर अब तक 80 वर्षों में पूरे दुनिया का रक्षक प्रहरी है सुरक्षा परिषद, जिसमें मुट्ठी भर 5 देश शक्तिशाली देशों का नियंत्रण है। एक और जो समर्थन में बड़ा तर्क है वह यह है कि भारत के समर्थन में 5 में से 4 देश सदैव है, चाहे यूके हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, ये 4 सबसे प्रबल समर्थक सदैव रहे। एक चाइना के भारत के विरोध में होने से ऐसा नहीं हो सकता कि भारत का दावा जो है उसको खारिज कर दिया जाए। तो आप इन सब मुद्दों को लिखकर आप बता सकते हैं, है ना। हाँ, दक्षिण जो सहयोग की धारणा, भारत विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का, भारत तीसरी दुनिया विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का अगुवा देश है, अग्रणी देश है, उनका जो है नेतृत्वकर्ता देश है। तो ऐसी स्थिति में भारत के दावों को लेकर बच्चों प्रश्न बन सकता है ना। लिखिए देखिए विगत 2 दशकों से अधिक समय से, ज्यादा वही सब आते हैं आसिफ, ऐसे ही ऑनलाइन में ज्यादा ऐसे आते हैं। लिखिए विगत 2 दशकों से अधिक समय से भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के साथ साथ सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के प्रयासरत रहा है, स्थायी सदस्यता के लिए प्रयासरत रहा है। सर्वप्रथम सुरक्षा परिषद में सुधार हेतु 1992 में ही 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में इसे शामिल किया गया था, परंतु 33 वर्षों के बीत जाने के पश्चात भी 1992 में ही संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में शामिल किया गया था, परंतु 33 वर्ष के बीत जाने के पश्चात भी अब तक इस दिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। नए सदस्यों के प्रवेश से संबंधित सुरक्षा परिषद के चार्टर के जटिल प्रावधान ने नए सदस्यों के प्रवेश को सदैव बाधित किया है। अतः वर्तमान परिस्थिति में सुरक्षा परिषद को और अधिक प्रभावी बनाने एवं पारदर्शितापूर्ण एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। पैराग्राफ चेंज करके कि भारत के स्थायी सदस्यता के समर्थन में निम्न तर्क हैं। भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष में निम्न तर्क हैं। पहला, अब यहां पर हम भारत की सदस्यता के दावों को लिखेंगे। देखिए पहला दावा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र
होने के साथ साथ पूरे दुनिया की आबादी का, पूरी विश्व की आबादी का लगभग 18% भारत में निवास करता है ना। तो आप कहेंगे कि सर आबादी से इसका क्या लेना देना है? अगर आबादी है, हर जगह लोकतांत्रिक प्रणाली में क्या होता है? बहुमत का शासन होता है। तो क्या आप दुनिया के 18% आबादी की आवाज को नकार सकते हैं? क्या नहीं नकार सकते। तो ये एक प्रबल तर्क है। दूसरा तर्क, भारत ने सदैव अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा व स्थायित्व को बनाए रखने का समर्थन किया है तथा भारत ने कभी भी किसी भी राष्ट्र पर बदले की भावना या क्षेत्रफल या क्षेत्र विस्तार हेतु पहले हमला नहीं किया है ना। भारत का एक अच्छा रिकॉर्ड रहा। जब भी आप कोई क्रिकेट भी देखते हो, खिलाड़ी का आप देखते हैं ना, उसका हिस्ट्री क्या रहा, रिकॉर्ड क्या रहा है। पुलिस भी कोई अपराधी को पकड़ती है तो उसका पूरा हिस्ट्री देखती है कि हिस्ट्री सीटर तो नहीं है, रिकॉर्ड इसका क्या बताता है। तो भारत की छवि क्या है, ऐसी रही है। लिख लीजिए। तीसरा, भारत ने सदैव एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र होने का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर परिचय दिया है। इसके साथ साथ भारत परमाणु अप्रसार एवं निःशस्त्रीकरण का सदैव समर्थक राष्ट्र रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशन, शांति बहाली के प्रयास आदि में सर्वाधिक सेना जवान भेजा है। 2,90,000 से अधिक भारतीय जवान इन जवान यूएन के 50 से अधिक मिशन में शामिल रहे हैं तथा 180 से अधिक जवानों ने इन अभियानों में वीरगति प्राप्त की है। आगे, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जो निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है।
भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है जो उसे सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार के रूप में प्रदर्शित करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था तथा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति विश्वास के साथ साथ, अब लास्ट में आकाश, विश्वास के साथ साथ भारत सदैव शक्ति संतुलन की राजनीति से दूरी बनाए रखने का पक्षधर रहा है। ब्रैकेट में चाहे तो आप गुटनिरपेक्षता को कोट कर सकते हैं। एक और भी जो बड़ी बात है कि भारत बहुत सारे दुनिया के प्रभावशाली संगठनों में शामिल रहा है, चाहे ब्रिक्स की बात हो, चाहे G20 की बात हो, चाहे सार्क की बात हो, चाहे बिम्स्टेक की बात हो, है ना। तो भारत दुनिया के कई प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठनों में एक सक्रिय, चाहे SCO की बात हो, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो भारत दुनिया के विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों, आर्थिक संगठनों में प्रमुख भागीदार के रूप में रहा है, जो भारत की वैश्विक उपस्थिति को बयां करती है कि पूरी दुनिया के स्तर पर, है ना। इसके साथ साथ भारत दक्षिण दक्षिण सहयोग की संकल्पना या विकासशील और तीसरी दुनिया के देशों की एक सशक्त आवाज है अंतरराष्ट्रीय मंच पर। तो ये भी आप लिख सकते हैं। किसी को पढ़ने में दिक्कत हो तो मैं लिख देता हूं, कोशिश किया मैंने कि कुछ आपको दिक्कत ज्यादा ना आए। हमने क्या लिखा, भारत के पास दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना, जैसे नाटो की सेना के बाद चाइना, उसके बाद इंडिया, कई बार हम लोग चौथी भी पढ़ लेते हैं, है ना, जो उसे सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए प्रबल दावेदार के रूप में प्रदर्शित करती है। अगर सिर्फ कंट्री वाइज देखें तो सेकंड कह सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था तथा अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में विश्वास के साथ साथ भारत सदैव शक्ति संतुलन की राजनीति से दूरी बनाए रखने का पक्षधर रहा है। पक्षधर मतलब समर्थक, है ना। सोचिए कि लगभग 80 अब तक मिशन यूएन के गए हैं दुनिया के विभिन्न देशों में, उसमें भारत 50 से अधिक मिशन में शामिल रहा है। एक दो पॉइंट बस और लिख लो। देखिए, भारत द्वारा यूएन पीस कीपिंग फोर्स में सक्रिय भागीदारी के साथ साथ, पीस मतलब शांति रक्षक बल, हम क्या कह सकते हैं इसको हिंदी में, संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल में सक्रिय भागीदारी निभाने के साथ साथ दुनिया के कई देशों की सेनाओं को प्रशिक्षित करने का भी ट्रेनिंग कार्य भारत करता रहा है। यहां तक कि भारत द्वारा 2007 के पश्चात भारतीय महिला सैनिकों को भी इन मिशनों में बाहर भेजा गया है। भारत G20, ब्रिक्स, सार्क, बिम्स्टेक, SCO नाम जैसे दुनिया के बड़े राजनीतिक क्षेत्रीय संगठनों के सदस्य देश होने के साथ साथ क्वाड जैसे सामरिक गठबंधन का भी भाग है। हो गया बहुत पॉइंट। अपने देश की बड़ाई लिखने में भी आनंद आता है, नहीं? भारत का पक्ष रखने मन करता है 4 पॉइंट और डाल दिया जाए। अब इसके लिए भारत ने प्रयास किया, G4 नेशंस, ये लोग पहले से ही प्रयासरत है
जो G4 कंट्री है कौन कौन है, कल भी हल्की चर्चा हुई। जैसे भारत ने क्या किया है, भारत द्वारा प्रयास, अलग से वो पॉइंट हो गया, भारत द्वारा यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स स्टेटस के लिए प्रयास क्या है, के लिए किया गया प्रयास, पहले प्रयास देख लो फिर बाधा देख लेते हैं। किया गया प्रयास, क्या क्या प्रयास भारत ने किया है बताइए कमेंट करके। जैसे पहला प्रयास क्या किया गया है, G4 नेशंस के संगठन की स्थापना, अस्थायी सदस्यता की दावेदारी, अस्थायी सदस्यता की दावेदारी को मजबूत करने हेतु भारत क्या करा, भैया हम अकेले नहीं है ना, लिख सकते हैं वसुधैव कुटुंबकम, अच्छी बात है। हाँ दावेदारी है, दावेदारी हेतु इसमें कौन कौन शामिल है G4 में, तो इंडिया, ब्राजील, जर्मनी एंड जापान। और भारत ने क्या किया है आप देखिए, जैसे भारत ने बायलैटरल रिलेशन में आप गौर करेंगे, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ शक्तिशाली देशों, दुनिया के प्रभावशाली देशों या जो दुनिया की आर्थिक महाशक्ति है उन्हीं के साथ संबंध स्थापना पर बल दिया है। पिछले 3 दशकों में भारत की विदेश नीति जो है सही मायनों में वैश्विक हो गई है। हमने अफ्रीका, आप देखिए भारतीय प्रधानमंत्री अफ्रीका के देशों की यात्रा कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका जा रहे हैं, नॉर्थ अमेरिका जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो पैसिफिक ओशन के देश हैं। तो भारत कर क्या रहा, हमारी विदेश नीति के अंतर्गत अगर आपको 2/3 सदस्यों का समर्थन चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ, 128 देश, तो 128 देशों के सदस्य का समर्थन तभी मिलेगा जब उनके साथ साथ, है ना, आप बेहतर कूटनीतिक या बेहतर आधिकारिक संबंध की स्थापना करें। देखोगे आप प्रधानमंत्री अपने हर दौरे में आप सुनेंगे कि भारत की स्थायी दावेदारी का समर्थन, हर दौरे में लगभग। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए, उन्होंने भी यही कहा, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने तो कई बार, एक बार नहीं कई बार कहा, यहां तक कि बड़बोले ट्रंप भाई साहब ने भी कई बार कहा, हालांकि आजकल कुछ उनका कहा नहीं जा सकता कब वो क्या बोल दे, है ना। रूस सदैव समर्थक रहा है ना, चाइना को छोड़कर आप देखें यूरोप के अधिकांश देश भारत के समर्थन में है, यहां तक कि अफ्रीका के भी बहुत सारे देश भारत के समर्थन में है। तो जो हमारी विदेश नीति है उसमें हमने क्या किया, द्विपक्षीय संबंधों, बहुपक्षीय संबंधों, इन सब की स्थापना पर कूटनीतिक प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं कि अफ्रीका के देश छोटे हैं तो उनसे हमें कोई विशेष लाभ नहीं तो हम उनको नजरअंदाज कर दें, है ना। तो ये हमारी विदेश नीति के स्तर पर यह कार्य किया जा रहा है कि चाहे दुनिया के बड़े देशों, छोटे देशों, संयुक्त राष्ट्र के जनरल असेंबली में सबको वोटिंग राइट एक ही है, तो भूटान को भी एक वोटिंग राइट है और ब्राजील को भी एक वोट देने का अधिकार है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली जो उसकी संसद है उसमें हर सदस्य को क्या है, चाइना को भी मना रहे हैं। धीरे धीरे परिस्थितियां, महेंद्र, कई बार परिस्थितियां अचानक क्या बन जाए, है ना, जैसे क्रिकेट मैच में आप कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, है ना, उसी प्रकार विश्व राजनीति भी अनप्रेडिक्टेबल है, कब किधर क्या करवट ले जाए आप उसको सोच नहीं सकते। जैसे जैसे हित बदलते हैं कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय राजनीति परिवर्तित होती है। तो पहला काम आपने ये किया। दूसरा लिखिए, भारत द्वारा दुनिया के विभिन्न महादेशों के राष्ट्रों के साथ बेहतर द्विपक्षीय, बहुपक्षीय राजनीतिक संबंध स्थापना के प्रयास। तीसरा, जैसे परमानेंट 5 के 4 देश आपके लिए अगर समर्थन में आए हैं तो यह कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति की सफलता है। सिर्फ एक चाइना को ही आप कन्विंस नहीं कर पाए ना, लेकिन 5 में से 4, लगभग 80% तो आपने उन सबको मना लिया, है ना। तुम क्या लिख सकते हैं, लिखिए, P5 सदस्य देशों में से 4 सदस्यों के द्वारा स्थायी सदस्यता हेतु समर्थन का आश्वासन प्राप्त करने में सफल। एक और काम जो हमने किया है रक्षा डिफेंस के क्षेत्र में, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए हमने अपने रक्षा उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ाया है। रक्षा उत्पाद, रक्षा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने दुनिया के विभिन्न राष्ट्रों से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इनिशिएटिव के जरिए अपने यहां हथियारों, प्रौद्योगिकियों, खास करके रक्षा के क्षेत्र में, उसमें हमने पहले की तुलना में व्यापक प्रगति की है। आज आप देखिए, अगर भारत दुनिया के विभिन्न देशों को
$30-35 बिलियन का अगर आर्म्स एमिनेशंस अगर एक्सपोर्ट कर रहा है तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज से 3 दशक पूर्व किसी ने परिकल्पना यही की कि भारत हथियारों का निर्यात भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर इतने बड़े पैमाने पर कर पाएगा। तो यह बताता है कि हमारी तैयारी बताता है रक्षा के क्षेत्र में भी। तो अगले पॉइंट में लिखिए फटाफट, लिखिए भारत द्वारा विगत 2 दशकों में सैन्य क्षमता व आधुनिकीकरण, सैन्य क्षमता विस्तार व आधुनिकीकरण विशेष बल दिया गया है। इसके साथ साथ रक्षा उत्पाद निर्माण के क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान के तहत दुनिया के कई देशों के साथ मिलकर भारत में अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। निर्माण व निर्यात। एक और जो है भारत ने जैसे जो सॉफ्ट कोर डिप्लोमेसी शुरू की क्लास में पढ़ाया था, हार्ड कोर डिप्लोमेसी, भारत अब क्या कर रहा है? अब जवाब पहले भारत नहीं देता था, लेकिन आज भारत चाहे पाकिस्तान के विरुद्ध हो, चाहे अमेरिका को पूरी दुनिया चिल्लाते रह गई रूस से तेल मत खरीदो, रूस से तेल, लेकिन हमने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया। अमेरिका के द्वारा टैरिफ बढ़ाने के बाद ठीक हो गया। अन्य चीजें, अन्य क्षेत्र में अगर आप देखिए कई देशों के साथ, है ना, हमारे तनावपूर्ण संबंध में भी भारत बिखर कर नहीं आया। कहीं ना कहीं भारत ने जवाब दिया है, प्रतिक्रिया दी है। तो ये बताता है कि भारत में नेतृत्व क्षमता है। भारत अब जो है वो 60-70 वाला भारत नहीं है ना। तो एक लिखिए लास्ट पॉइंट, लिखिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय मंच पर कठोर व आक्रामक कूटनीति का परिचय देते हुए पूरी दुनिया को अपनी सैन्य ताकत व नेतृत्व क्षमता से परिचित कराया है। कहने का मतलब भारत जो है अब किसी के दबाव में आकर झुकने वाला नहीं है। हाँ, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह सकते हैं इसको, रणनीतिक स्वायत्तता, है ना, कि भारत अब वो देश नहीं है जो किसी भी देश के धमकियों से डर जाए। आप देखिए ना, इतना यूएस ने टैरिफ सैंक्शन हम पर इंपोज कर दिया, भारत ने अब तक कोई सीधी प्रतिक्रिया दी है क्या? नहीं। भारत क्या कर रहा है? आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम दुनिया के विभिन्न देशों के साथ बायलैटरल रिलेशन को ठीक करने पर लग गए, है ना। अब चलते हैं भारत के स्थायी सदस्यता के मार्ग में क्या क्या बाधा है। हो गया? हो गया? किसी के रहने जाने से देश जो है वो देश कभी रुकता नहीं है ना। चलिए अब अगला हेडिंग बनाइए, सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सदस्यता के मार्ग में बाधा, अवरोध या बाधा। क्या क्या बाधाएं हैं? एक तो सबसे बड़ी बाधा आप सभी जान रहे हैं कि 5 सदस्य देश जो परमानेंट है उसमें से 4 जो है वो समर्थन में है। चाइना द्वारा लगातार जो है भारत के सदस्यता के दावे को खारिज किया जाता रहा है। यही चीज चाइना हमसे एनपीटी, एनएसजी सब पर किया है उसने, है ना। एनएसजी की सदस्यता में भी चाइना सबसे बड़ा अवरोधक है, यहां भी। तो भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में चीन सबसे बड़ी बाधा के रूप में रहा है ना। हमेशा भारत के एक तो जब भी स्थायी सदस्यता के विस्तार का होता है वीटो ला दिया जाता है। और अमेरिका का भी वोलेटाइल रवैया रहा है, ध्यान रखना। सिर्फ चाइना ही बाधा नहीं है, अमेरिका भी जो उनकी कूटनीति है वह क्या भारत के हित के समर्थन में रहेगी या विरोध में जाएगी, स्पष्टता के साथ आप नहीं कह सकते, है ना। तो जो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी है उसको
सदैव वो प्रैग्मेटिक रही है, अपने लाभ के लिए ही, कोई सिद्धांत आदर्श कुछ नहीं, सिर्फ लाभ देखो अपना, है ना। और चाहे सिद्धांत को ताक पर ही क्यों ना रखना पड़े, अपने राष्ट्र हित की चिंता करो। तो जो उसकी विदेश नीति अमेरिका की रही है, जब उसे भारत के समर्थन की आवश्यकता होती है, भारत को खुश करने के लिए क्या कहता है कि भारत की सदस्यता के दावे को हम समर्थन देते हैं, है ना। ये उसकी चाल है भारत को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए। और हम भारतीय दिल के बड़े भोले हैं, है ना, तुरंत बहकावे में आ भी जाते हैं। तो अमेरिका का जो वोलाटाइल रवैया है, अमेरिका कब क्या करेगा इसको लेकर स्पष्टता का अभाव है। ले देकर अगर आप देखें तो एक रशिया है जो सदैव दिल से, और दूसरा फ्रांस। पहले ब्रिटेन का भी रवैया थोड़ा ढुलमुल था, लेकिन इधर अगर आप देखें, है ना, वो यूके का रवैया भी भारत के समर्थन में है। तो जो बोलकर समझाते हैं वो सारा पार्ट इतना मेहनत से लिखवाते क्यों है प्रतिमा? हर चीज लिखवाना दुनिया में किसी क्लास में संभव हुआ है क्या? जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो। तो पहला बाधा क्या हो गई? चाइना। दूसरी बाधा अमेरिका का क्या रवैया है, स्पष्टता का। अमेरिका की इस मुद्दे पर भारत के समर्थन से संबंधित पहलुओं में स्पष्ट रणनीति का भाव, स्पष्टता का भाव। खुलकर वो कभी समर्थन करने लगता है, कभी विरोध करने लगता है। और उसमें जैसे राष्ट्रपति अभी आए, बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कुछ भी नहीं कह सकते कि कल क्या करेगा, है ना। तीसरी जो बाधा है कॉफी क्लब के मेंबर। कल की क्लास में भी हमने कॉफी क्लब के बारे में चर्चा की थी, है ना। आज उसके बारे में थोड़ा। कॉफी क्लब का मतलब क्या है? कॉफी क्लब दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो G4 नेशन का विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर आए। और इसमें मुख्य रूप से आप देखें तो कौन कौन है? पाकिस्तान भारत विरोधी कदम में आंख मूंद कर हमेशा लिखे। तो जो पाकिस्तान है या अर्जेंटीना है या ऑस्ट्रेलिया शुरू में, तो कुछ कॉफी क्लब के देशों के द्वारा अंतरराष्ट्रीय मंच पर लॉबिंग की जा रही है कि सिर्फ G4 के देश ही इसके लिए दावेदार नहीं, और भी है। या तो स्थायी समर्थन, जो सदस्यता का विस्तार ना हो, और विस्तार हो तो और भी देशों को शामिल किया जाए। और इनको बार बार समर्थन अप्रत्यक्ष रूप से चाइना का रहा है। तो एक एक करके पॉइंट को आप नोट करिए। पहला लिखिए, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा हूं, नोट करो, लिखिए। अवरोध बाधाएं क्या लिखिए? पहली बाधा लिखिए, पहली बाधा लिखिए, सुरक्षा परिषद के चार्टर में नए सदस्य के प्रवेश। सुरक्षा परिषद के चार्टर में नए सदस्य के प्रवेश को लेकर, नए सदस्य के प्रवेश को लेकर, नए सदस्य के प्रवेश को लेकर विद्यमान तकनीकी जटिलता, विद्यमान तकनीकी जटिलता व कड़े प्रावधान, तकनीकी जटिलता व कड़े प्रावधान। दूसरा देखिए, चीन की भारत विरोधी नीति, चीन की भारत विरोधी नीति। तीसरा, कॉफी क्लब के देशों द्वारा G4 देशों के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय राजनीति। थोड़ा कॉफी क्लब देख लीजिए। कॉफी क्लब, कॉफी में क्या होता है? पीने में लोग सामान्य रूप से चर्चा करते हैं, तो इसलिए यह एक अनौपचारिक जो है संगठन है, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, है ना, इसका नाम है, जिसको जनरली लोग, हम लोग पूरी अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कॉफी क्लब के नाम से हम लोग कहते हैं। तो लिखिए, कॉफी क्लब के देशों के द्वारा G4 नेशंस के विरुद्ध के प्रवेश के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय लॉबिंग कह लें, राजनीति कह लें, पॉलिटिक्स, बता रहे हैं, लिख दिया है भी, बता रहे हैं कॉफी क्लब। जैसे 1995 में, समझो क्या है ये कॉफी क्लब। कॉफी क्लब बेसिकली इसका ओरिजिनल नाम क्या है? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, UFC, फॉर्म्ड 1995 में, स्थापित, मुख्य सदस्य देश पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इटली, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन आदि। तो ये जो है कॉफी क्लब, ओरिजिनल नाम क्या कह सकते हैं? यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस, मतलब सहमति के लिए, एक मतता के लिए हम लोग यूनाइट हुए हैं। एक मत क्या है कि G4 को प्रवेश नहीं मिलना चाहिए, और अगर इन्हें मिलेगा तो हमारा भी हकदारी उतना ही है। सोचिए, पाकिस्तान क्या कहता है? अगर भारत को स्थायी सदस्यता मिले तो हम भी उसकी हकदारी के लिए योग्य है। हंसना नहीं है, सुन लेना है ना। तो कॉफी क्लब एक अनौपचारिक समूह है इन देशों का, जिनका प्रमुख उद्देश्य क्या है कि G4 नेशंस की स्थायी सदस्यता के मार्ग में अवरोध पैदा करना। ये कोई औपचारिक संगठन नहीं है, अनौपचारिक संगठन है ना। जैसे इसमें सभी देश जो है वो किसी न किसी देश का विरोध करने के लिए आए हैं। अकेला पाकिस्तान भारत का विरोधी है, वैसे दुनिया में अन्य देश भी हैं। जैसे देखिए, इटली जर्मनी का विरोध करने के लिए आया है। पाकिस्तान लिखने की जरूरत है नहीं, जहां भी भारत विरोध हो बाय डिफॉल्ट कलम चला दो। ऑस्ट्रेलिया
यहां पर इटली और स्पेन दोनों जर्मनी का, ऑस्ट्रेलिया पहले जापान का विरोधी। ये आज नहीं बना है बच्चों, 1992 में पहली बार एजेंडा आया था, अभी आपने लिखा शुरुआत में ही कि 1992 में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में एक यूएन रिफॉर्म्स का एजेंडा आया है ना। G4 की सदस्यता के लिए क्या कंडीशन है? कोई नहीं, एक औपचारिक संगठन है। ये G20 वाला बात नहीं, G4 ग्रुप ऑफ 4, ये 4 देश हैं एक साथ प्रयास कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सुधार का। G20 G8 वैसा संगठन नहीं है, ये बस स्थायी सदस्यता के लिए 4 देश के लोग इकट्ठा है ना सुष्मिता। इसी प्रकार अर्जेंटीना ब्राजील का, दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों रेवलरी दिखती है जैसे भारत पाकिस्तान में, उसी प्रकार अर्जेंटीना ब्राजील में, है ना। तो कॉफी क्लब के देश ये सब है। तो जिनको नोट करना हो, कॉफी क्लब अक्सर आता है चर्चा में, बस 1-2 लाइन लिख लें। लिखिए कॉफी क्लब के बारे में। गुड नाइट नीरज, चलिए लिखिए कॉफी क्लब के देश के बारे में, बस 2 लाइन नोट कर लो, लिखिए। अंतरराष्ट्रीय मंच पर G4 सदस्य देशों की G4 सदस्य देशों की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के विरोध में 1995 में पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इटली, ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित एक अनौपचारिक संगठन कॉफी क्लब कहलाता है। इन देशों का मानना है कि G4 की तरह ही वे भी स्थायी सदस्यता के हकदार हैं तथा इनका वास्तविक उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर, लास्ट में पूछना ना जितना सवाल पूछना है, इनका वास्तविक उद्देश्य क्षेत्रीय स्तर पर अपने निकटतम व चिर प्रतिद्वंदी, क्षेत्रीय स्तर पर रीजनल पावर बैलेंस, क्षेत्रीय स्तर पर अपने निकटतम व चिर प्रतिद्वंदी देशों को अस्थायी सदस्यता प्राप्त होने से रोकना है। अस्थायी सदस्यता प्राप्त होने से रोकना है। और क्या बाधा है? 1-2 बाधा और भी। आर्थिक बजट अधिक है, चौथी बाधा लिख लो। तीसरी बाधा ये कॉफी क्लब कहा गया था, चौथी बाधा लिखो, लिखिए सुरक्षा परिषद का वार्षिक बजट का बड़ा भाग स्थायी सदस्य देशों द्वारा उठाए जाने के कारण भारत को आर्थिक दृष्टिकोण से समस्या। एक आप देखिए, और भी अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के विरोध में कुछ नए गुट बनने स्टार्ट हो गए। जैसे आपने देखा सऊदी अरब, इधर पहले से ही टर्की सबसे दिन से भारत विरोधी रहा पहले। उधर आप देखें तो मलेशिया भी था, लेकिन मलेशिया को शांत कर दिया गया। पाकिस्तान, अजरबैजान, टर्की, अब नया भारत का एक विरोधी सऊदी स्टार्ट हो गया है। इधर आप देखें चाइना, एक नया नेक्सस बन रहा है इस्लामिक देशों में, खास करके सऊदी। क्यों भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध में आज पिछले 1 महीने में आपने क्या पढ़ा कि समस्या कुछ आई है? क्यों आई है? अभी आपने पढ़ा कि सऊदी अरबिया ने क्या किया, पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता कर लिया, है ना। एक्चुअली सऊदी अरब को इस्लामिक जगत का प्रमुख बनना है और भारत उसकी इस दावेदारी का समर्थन करता नहीं है। तो अमेरिका की सह पर सऊदी अरेबिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ जानबूझकर क्या किया गया, एक सुरक्षा समझौता किया गया, जिसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला माना जाए। भारत ने तुरंत इसकी त्वरित प्रतिक्रिया दी। अब सऊदी का भारत के प्रति जो रुझान हाल के वर्षों में बदला, उसके पीछे कई अन्य कारण हैं। जैसे आप देखिए, भारत रूस से तेल खरीद रहा है, सऊदी की पूरी इकोनॉमी तेल के निर्यात पर है। तो जो सऊदी के साथ हमारा 56 से 58 बिलियन डॉलर का ट्रेड था, वो पिछले वर्ष गिरकर 42-43 बिलियन पे आ गया, क्योंकि भारत बहुत अधिक तेल कहां से खरीद रहा है? रशिया से। तो ऐसी स्थिति में सऊदी अरब को भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर नाराजगी है, तो नए नए नियम बना रहा है जो भारतीय मजदूर है उनके विरुद्ध। तो इस्लामिक जगत में भारत की छवि को खराब करने की एक मुहिम पाकिस्तान के द्वारा चलाई गई, जिसको कई राष्ट्रों का समर्थन मिल रहा है, चाहे तुर्की हो, चाहे चाइना हो, चाहे अजरबैजान हो, चाहे सऊदी अरब हो। और इन सब सदस्य देशों के द्वारा अपने अपने बायलैटरल रिलेशन में भारत की स्थायी सदस्यता के मार्ग में विरोधी रवैया रखने की बात कही जा रही है। तो अगले पॉइंट में एक बार लिखिए, देखिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन, पाकिस्तान, यार लिखते वक्त भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखना है ना, युद्ध नहीं कर देना है कॉपी पर, हमला नहीं बोल देना है, बहुत सोच समझ कर,
है ना, आईएफएस अधिकारी बनेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस में जाएंगे। ऐसे ही नहीं, बहुत डिप्लोमेसी, यही तो है ना, साम दाम दंड भेद, सामने वाले को नुकसान भी पहुंचा दे हंसते हंसते, पता भी ना चले, जब तक पता चले तब तक नुकसान पहुंच चुका हो। तो क्या लिखा है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन, पाकिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, सऊदी अरब जैसे राष्ट्रों के मध्य हाल के वर्षों में बढ़ती निकटता तथा अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की एक नकारात्मक छवि बनाने की असफल कोशिश। यूएस वाला पॉइंट लिखवा दिया है क्या? कोई भी एक बात कमेंट करो, दिमाग से उतर रहा है। यूएस की भूमिका लिखवा दिया है ना कि यूएस की भारत इस मुद्दे पर कोई स्पष्ट नीति का अभाव। लिखवा दिया है तो मत लिखना, नहीं लिखवाया है तो लिख लेना कि स्थायी सदस्यता को लेकर यूएसए, लिखवा दिया, ठीक। तो सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के मार्ग में ये सारी बाधा, नहीं लिखा है तो लिख लो प्रदीप, लिख लो, एक पॉइंट और लिखिए, अस्थायी सदस्यता के समर्थन में, लिख लो, वही मुझे लगा ये भूल गया मैं लिखवाना, लिखिए, अस्थायी सदस्यता के समर्थन में यूएसए की भारत को लेकर स्पष्ट नीति का अभाव व संशय, शंका की स्थिति है ना। तो सुरक्षा परिषद में आपसे ये सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज आपका आईआर का क्लास कंप्लीट हो गया है ना। जैसा मैंने कहा था 2-3 क्लास 4 क्लास, देखो आईआर के सिलेबस की कोई सीमा नहीं होती है, दुनिया में 200 से अधिक देश हैं, हर साल हम लोग जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है वो कराते हैं। जैसे प्रवासी संस्थाओं के बारे में कुछ पीडब्ल्यू के नोट्स दिए गए, ऐसा नहीं कि आपकी क्लास में, हर क्लास में हर जगह ही होता है ना। तो जो आपको पढ़ाया गया है वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 80-90% सिलेबस कवर करता है, 10-20% करंट बेस्ड होते हैं, जो घटनाक्रम कुछ घटित हो गई वहां से, है ना। अब यहां तक में आपको कहीं कोई डाउट है, जेन्युइन डाउट है तो कुछ पूछिए, अन्यथा बहुत बहुत धन्यवाद। इस पूरे बैच में आप सबके सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि सोमवार से यही अनुशासन, यही माहौल, बेहतर वातावरण क्लास का बना रहे तो शिक्षक को भी पढ़ाने में आनंद आता है ना। तो अगर आप भी इसी तरह रहेंगे तो मंडे से हम लोग सोसाइटी पढ़ेंगे, वो और भी इंटरेस्टिंग है ना। हाँ, नहीं कराना तो पड़े, 4 आए और अगर जूनियर अगले बार 8 क्वेश्चन आ गया तो क्या करोगे? यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल है, ये मत सोचना। हाँ, मंडे में 6 बजे से ही होगी क्लास। की संस्थाओं में तो भारत G4 के सदस्य वीटो अंत का यह विरोध है प्रदीप जागीर, इसलिए क्या किया जाए, वीटो पावर को ही भारत ये भी कई बार कहा चुका। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों आप सबका। मंडे को हम लोग क्या करेंगे, पहले सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ट्रेंड क्या पढ़े ना पढ़े। गुड नाइट।